नमस्कार, कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन आज बिजनेस स्टडी के नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल पर डिस्कशन कर रहे थे। मैं कुछ प्रिंसिपल्स के डिटेल लास्ट वीडियो में लेके आ चुका हूँ, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स जो बाकी रह गए थे उन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल स्टडी करने के लिए 3 पार्ट में इसको अलग अलग क्लासीफाई किया है। फर्स्ट मैंने 5 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया था। आज हम उसके आगे 6, 7, 8, 9 प्रिंसिपल को डिटेल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम उसी की कड़ी में सबसे पहले 6 प्रिंसिपल पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेसिकली स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर कहीं भी कोई एम्प्लॉयज़ काम करें तो उन एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर इस तरह का बिहेवियर होगा कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फोकस ले करके काम करेंगे, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं हो पाएगा। बेसिकली हमें जनरल इंटरेस्ट को लेकर काम करना होता है। इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा भी है, किसी भी ग्रुप अचीवमेंट के लिए एम्प्लॉय शुड बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर। एम्प्लॉय का हॉनेस्ट होना और सिंसियर होना बहुत जरूरी है। दैट शुड बी प्रॉपर एंड रेगुलर सुपरविजन ऑफ वर्क, म्यूचुअल डिफरेंस इन clashes of interest in the reconciled by mutual agreement. Violation of this principle will result in lack of the coordination and failure of the achieving of the goals. जब इस प्रिंसिपल का वायलेशन होता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा, मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है। चलिए इसमें और मैं आपको बताता हूँ आपको। एम्प्लॉय शुड बी सरेंडर द पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द इंटरवाइजर्स। समटाइम द एम्प्लॉय ड्यू टू देयर ignorance, selfishness, laziness, carelessness and emotional pressures overlook the interest of the organization. Definitely इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई बार ऑनर भी होते हैं। ऑनर कई बार क्या करते हैं कि किसी एक एम्प्लॉय को अपना एक इम्पोर्टेंस देने के कारण बाकी एम्प्लॉय का जो आउटलुक है वो इंस्टीट्यूशन को लेकर डिस्टर्ब होता है। एम्प्लॉय का नॉन पार्शियल होना चाहिए, किसी भी तरह की उसमें पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, वो अपने एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट करे। तो ये एक बड़ा इशू बनता है स्टूडेंट। दूसरी बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन हॉनेस्टली अगर ऑपरेट करना है तो सबको अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करना होगा। ओके, तो हेनरी फ्योल के इस प्रिंसिपल की बड़ी ज़्यादा नीड है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सेकंड आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स, पैसों का महत्व इस दुनिया में बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है। अगर कोई एम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है और उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस पर अगर उसे प्रॉपर वे में रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन का इंपॉर्टेंस, रेम्यूनरेशन आपकी स्किल डेवलप करता है। डेफिनेटली कोई भी एम्प्लॉय जहां काम करने वाला है, अगर उसको सही तरीके से उसके काम का उचित मानदेय नहीं मिलेगा, यानी कि रेम्यूनरेशन परफेक्ट नहीं है, तो हॉनेस्टली उसके काम में कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट डालेगा। आप देखते होंगे कि एम्प्लॉय से जितना काम लिया जाए उससे कम अगर उसे भुगतान किया जाएगा तो उसका वर्किंग परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा। डेफिनेटली आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के बेस पे इंक्रीमेंट लगाता है। अगर वो उसके इंक्रीमेंट को रोकता है या उसके परफॉर्मेंस को नोटिस न करके उसे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा उस लेवल की, तो डेफिनेटली या तो वो स्किप करेंगे, स्किप करके किसी और इंस्टीट्यूशन में जाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का कि उसे फेयर रेम्यूनरेशन पेमेंट किया जाए। फ्योल ने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हॉनेस्टली ऑपरेट करने का बोला है। ये किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप फेयर रेम्यूनरेशन पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एम्प्लॉय कभी भी सक्सेसफुली आपके साथ ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके काम के बदले उसे उचित मानदेय मिलना चाहिए। फ्योल एडवोकेट दैट द रेम्यूनरेशन and the method of the payment should be fair and afford the maximum satisfaction to the employee and employer. Fuel recommended that non-financial benefits such as free educational, medical, residential facility. Yes, of course. आज के दौर की बेसिक नीड है। कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई काम करता है तो उससे नॉन फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ती है, जैसे उसके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, इन सबका बड़ा इंपॉर्टेंस है। व्हेन अ कंपनी हैज अर्न अ सबस्टेंशियल प्रॉफिट इज द डिजायरेबल ऑन इट्स पार्ट टू बी बोनस to its employee which would be very satisfactory to them.
स्टूडेंट इस लॉकडाउन पीरियड के लिए स्पेशली मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने बेनिफिशियर होने के बावजूद भी अपने एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कई सारे एम्प्लॉय को उनके सैलरीज को कट कर दिया गया है, कट डाउन किया गया है डेफिनेटली। और इसका एक मैं डायरेक्टली ये कहूँगा कि ऑनेस्टली ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि उन कंपनियों ने इस लॉकडाउन पीरियड का मिसयूज़ किया है। एक्चुअली वो प्रॉफिटेबल कंडीशन में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अनमेच्योर डिसीजन लेते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कट डाउन किया। क्या इंपैक्ट आने वाला है? ऑनेस्टली उन पर इंपैक्ट ये आएगा कि वो जो ट्रस्ट है वो खो चुके हैं। वो एम्प्लॉय जो उनके साथ लगातार 30 सालों से 25 सालों से काम कर रहे थे, एक शॉर्ट पीरियड लॉकडाउन आता है 2-3 महीनों का, उसमें भी वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि आपको हम सैलरी आधी देंगे। डेफिनेटली ये तो गलत है। एक एम्प्लॉय जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है अपने एम्प्लॉयर को लेकर, पूरी तरह सेक्रीफाइस कर चुका होता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट का, अगर उसे प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फेयर रेमुनरेशन सिस्टम हर जगह अप्लाई होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसको मैं हिंदी मीनिंग में आपको बताता हूँ। सेंट्रलाइजेशन एक्चुअली है क्या? सेंट्रलाइज मतलब किसी भी डिसीजन को सेंटर हाथ में लेना, यानी कि केंद्रीकृत करना। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि सामान्य कामों को कई लोगों के पीछे बांट देना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अथॉरिटी इन द रिस्ट्रिक्ट हैंड in the centralization and decentralization and authority to more persons. In decentralization, Fuel said the organization should strive achieve a balance between complete centralization and decentralization, which will check misuse of authority in decision taking. Top authority should take the vital decision and the operation authority, middle and lower, should implement such the decision. स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रलाइजेशन, किसी भी कंपनी में जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं या जिस पर टॉप लेवल का नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जिस पर टॉप लेवल को अपने स्ट्रिक्टली ध्यान रखना होगा, उससे अपने सारे काम अपने हाथ में लेना चाहिए। जहाँ पर काम को बांटा जा सके या कई लोगों के बीच में उसे शेयर करके कंप्लीट करवाया जा सके, उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी उसमें कंट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, यानी कि उनको भी साथ में लेना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है स्केलर चेन, हिंदी में इसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। स्टूडेंट, सोपान श्रृंखला क्या है? जैसा कि आप चार्ट में बना हुआ देख रहे हैं, स्केलर चेन, यानी कि मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि किसी भी कंपनी में कोई भी मैसेजिंग ऑर्डर एक की लेवल पे होना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं ए अगर टॉप लेवल है, अगर वो डायरेक्ट एफ को कोई मैसेज कोड करेगा तो दिस इज अ रॉन्ग प्रोसीजर। आपको हर लेवल को क्रॉस करके ही अपनी बात पहुंचाना पड़ेगी, क्योंकि हर लेवल की लेवल होता है। अगर एक की लेवल को क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगा। इसलिए ए को मैसेज अगर करना है तो बी के पास जाना चाहिए, फिर सी के पास जाना चाहिए, डी के पास, ई के पास, और उसके बाद एफ तक आएगा। अगर ए डायरेक्ट एफ से कॉन्टैक्ट करेगा तो की लेवल डिस्टर्ब होंगे, और एक की लेवल जब डिस्टर्ब होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं हो पाएगा। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम फेडरल ऑफ यूनियन है, भारत एक राज्यों का संघ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस से कोई ऑर्डर निकलता है और सीधे कलेक्टर के पास अगर कोई ऑर्डर जाएगा, तो मैं समझता हूँ संघ शासित राज्य जो भारत सरकार है उसमें संघों का महत्व यानी कि मुख्यमंत्रियों का महत्व खत्म हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंस ये है कि पीएमओ से निकलने वाले ऑर्डर के पहले मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाएं, मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री के सचिव, और फिर वो कलेक्टर तक पहुंचे। अगर इस की लेवल को डिस्टर्ब किया गया तो संघ संबंधी जो पैरा बना हुआ है वो डिस्टर्ब होगा। ऐसा ही किसी भी इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे ही हम किसी भी प्रोसीजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बात करें, कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी मैसेज होता है या कोई ऑफिशियल वर्क है, तो उसका एक चैनल होता है। अगर उस चैनल को डिस्टर्ब किया जाएगा तो डेफिनेटली बाकी के लोगों में डिस्प्यूट क्रिएट होना है। तो यहाँ पर मैं यही बताने जा रहा हूँ कि द स्केलर चेन सर्व अ चेन एंड कमांड एज वेल एज द चेन कम्युनिकेशन चेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इन सिचुएशन इलस्ट्रेटेड फिगर। मैंने इस फिगर के थ्रू आपको बताया है फ्यूल कॉल थ्रोइंग अ गैंग प्लान, इसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। Okay, this is a contact between two and more concerned official by the passing the prescribed line in authority. This official in fuel's view can deal with the one another one sitting
इन द शॉर्ट सेवरल प्रॉब्लम क्विकली, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल एडवर्सली अफेक्ट द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड आल्सो अथॉरिटी यूनिटी ऑफ कमांड एक्सेट्रा। जब कोई भी मैसेजिंग सिस्टम हो, उस मैसेजिंग सिस्टम में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो बाकी के लोग जो बीच में आते हैं उनका अपना इम्पोर्टेंस स्वतः खत्म हो जाएगा, और ऐसा होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली ये स्केलर चेन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी के हम जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्यूल के, वो आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और स्केलर चेन से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ कॉमर्स किताब चैनल पर। आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, बाय।